स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पेशियों से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां डिस्कस करेंगे और आज जो ये इन्फॉर्मेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इस पेपर में मसल से रिलेटेड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो आज हम बेसिकली 3 बातों पे डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कशन जो हमारा होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कि जो पेशी संकुचन की क्रिया होती है वो पेशी संकुचन मसल कॉन्ट्रैक्शन कितने प्रकार का है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर पहले एक्सप्लेन करूंगा टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन डेप्थ क्या है और उसी में एक टॉपिक आता है मसल फैटिग्यू। तो सेकंड डिस्कशन जो हम लोग करेंगे वो करेंगे ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में और मसल फैटिग्यू के बारे में। फाइनली हम 2 प्रकार के मसल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। तो आज इन 3 छोटी छोटी जानकारियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन से, पेशी संकुचन के प्रकार। तो समझते हैं कि पेशियों में संकुचन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, बात कर रहे हैं यहां पर हमने बेसिकली 2 प्रकार के मसल कॉन्ट्रैक्शन यहां पर मेंशन किए हैं। पहले प्रकार के मसल कॉन्ट्रैक्शन का हमने नाम दिया है आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी समझेंगे, एग्जाम्पल लेंगे इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन के। दूसरे प्रकार का है आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो समझते हैं पहले आइसोटोनिक को, फिर समझेंगे आइसोमेट्रिक को। ओके, पहली बात इसकी करूं, जो आइसोटोनिक टाइप का मसल कॉन्ट्रैक्शन है पहला वाला, तो क्या होता है इस समय कि जो मसल्स हैं, पेशियां हैं, केवल उनकी जो लेंथ है उसमें परिवर्तन आते हैं। एक बात, यानी
आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन में मसल की जो लेंथ है उसमें परिवर्तन आएगा। दूसरी बात, जब भी आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस समय मसल की टोन का मतलब होता है टेंशन, तनाव, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो टोन सेम, इसलिए नाम क्या दिया, आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब इस प्रकार का आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस समय केवल और केवल मसल की लेंथ में, लंबाई में परिवर्तन आएगा, लेकिन मसल की टोन में, टेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी कुछ एग्जाम्पल से इसको मैं डिस्कस करूंगा। दूसरे प्रकार का जो है वो है आइसोमेट्रिक टाइप कॉन्ट्रैक्शन। यहां उल्टा है इससे कि जब आइसोमेट्रिक टाइप कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस समय क्या होगा कि इस समय लेंथ तो सेम रहेगी। यहां क्या हुआ था, लेंथ में चेंजेस हुए थे, लेकिन आइसोमेट्रिक के समय लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, केवल और केवल टोन, टेंशन में चेंजेस आएंगे। तो टोन चेंज होगी, इसमें लेंथ चेंज नहीं होगी, इसमें टोन चेंज नहीं होगी, लेंथ चेंज होगी। तो बेसिकली हमने ये दो प्रकार के मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइप अभी डिस्कस किए और इजीली आपको समझ में आया आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे। आइसोटोनिक दो टाइप के, देखो आइसोटोनिक में हमने कहा था लेंथ चेंज होनी चाहिए, तो जब भी चेंज होगी तो या तो लेंथ कम हो जाएगी, यानी सार्कोमियर जो है वो शॉर्टन्ड हो जाएंगे, यानी मसल फाइबर है उसकी लेंथ में कमी आए, तो ऐसे आइसोटोनिक को कहेंगे कॉन्सेंट्रिक आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। उल्टा भी हो सकता है कि मसल की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, देन इट इज कॉल्ड एसेंट्रिक। तो एसेंट्रिक में लेंथ बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रिक में लेंथ घट जाएगी। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर जो मसल्स हैं हमारे, दे आर कॉल्ड बाइसेप्स। इज दैट क्लियर? बहुत कॉमन टर्म है ये। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, मान लो हमें वहां से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना है, सिंपल, जो लोग जिम जाते हैं तो वहां पर डंबल्स लेकर इस तरह से बाइसेप्स की एक्सरसाइज वो लोग करते हैं। तो क्या हुआ उस समय कि मान लो कोई पर्टिकुलर वेट है और उस वेट को आपको लिफ्ट करना है, उठाना है, तो उस समय ये बाइसेप्स जो मसल्स हैं इनकी क्या होगी, शॉर्टनिंग होगी। तो ये आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं,
उठाते हैं तो ये जो बाइसेप्स मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो आपके कॉन्सेंट्रिक आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। अच्छा, उसी डंबल को वापस आप नीचे लाओगे, पहले आप ऊपर ले गए, अब ऐसे नीचे लाओगे तो अब ये मसल्स लेंथ में इंक्रीज होगी। पहले इसकी शॉर्टनिंग हुई तो ये वाला, अब इसी बाइसेप मसल की लेंथ इंक्रीज होगी तो अब जो प्रोसेस हुई कि उसी ऑब्जेक्ट को वापस आप नीचे ले गए, इट इज आइसोटोनिक एसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये दो हो गए। तीसरी बात कह रहा हूं आइसोमेट्रिक की। मैंने कहा लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए कि अगर हम क्षमता से ज़्यादा उठाते हैं, मान लो कि आपने कोशिश की कि आपकी कैपेसिटी 10 किलोग्राम को उठाने की और आपने 20 किलोग्राम का डंबल लिया एक, मान लो, तो यहाँ तक आके अब आगे लिफ्ट नहीं हो रहा, आप इसको पकड़कर खड़े हो, तो इस कंडीशन में ना तो लेंथ शॉर्ट हो रही है बाइसेप्स की, ना बाइसेप्स की लेंथ बढ़ रही है, केवल टेंशन बढ़ रहा है। इस कॉन्ट्रैक्शन को कहेंगे आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो 3 एग्जांपल, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये उठा के ऐसे लाया, कॉन्सेंट्रिक आइसोटेनिक कॉन्ट्रैक्शन, इसको वापस आप नीचे लेके गए, एसेंट्रिक आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, और आप यहीं लेकर खड़े, किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला टॉपिक हमने समझने की कोशिश की कि टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइप के हैं, आइसोटोनिक का क्या मतलब है, आइसोमेट्रिक का क्या मतलब है, और मैंने 3 एग्जाम्पल दिए आपको और ये समझाने की कोशिश की कि कॉन्सेंट्रिक आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या अर्थ है, एसेंट्रिक आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या अर्थ है, और आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या अर्थ है। तो ये पहला पार्ट आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन डेप्थ की और फिर मसल फैटिग्यू की। तो कुछ कंडीशंस में बताता हूं, ये हमारी डेली जो दिनचर्या है उससे संबंधित टॉपिक हैं, तो आप इसे अपने साथ कोरिलेट करके समझें कि कई बार हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं, मान लो, या सीढ़ियां चढ़कर ऊपर टेरेस्ट पे पहुंचते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं कि उस टास्क के खत्म होने के बाद, जैसे आपने एक्सरसाइज फिनिश कर ली या सीढ़ियां चढ़कर आप टेरेस्ट पे पहुंच चुके हैं, तो आप देखते हो कि आपकी जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है, वेंटिलेशन की जो प्रोसेस है, आप तेजी से सांस लेने लग जाते हो। क्लियर? ऐसा अनुभव किया है आप सब ने। उसी से मेरा टॉपिक रिलेटेड है, ऑक्सीजन डेप्थ क्या है, समझना इसको। कि अगर हम एक मसल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो मसल की स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जिन्हें हम सार्कोसोम के नाम से जानते हैं, प्लस ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, वहां पर रुधिर की केशिकाओं का जाल है, और तीसरा वहां पर एक मायोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? जिस तरह से आरबीसी में इरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो वैसे ही स्केलेटल मसल्स में भी एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, इट इज मायोग्लोबिन। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई करके लाएगी, लेकर आई ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन
इन मायोग्लोबिन में स्टोर रहता है, संचित रहता है। तो जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़कर टेरिस्ट पे पहुंच रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई भी इवेंट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, मसल्स में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हो रही है, एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो वहां क्या हो रहा है, मसल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया है तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन मायोग्लोबिन प्रोवाइड करवाता है। तो जब आप टास्क खत्म कर लोगे, वो पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, रनिंग, आप सीढ़ियां चढ़ के टेरिस्ट पे पहुंचे, ये टास्क जब आपने खत्म किए तो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आ गई एटीपी के निर्माण के लिए। तो फिर जैसे ही वो टास्क खत्म होगा तो वो मायोग्लोबिन अपनी उस ऑक्सीजन को जो उसने पहले उपयोग में ले ली है, उस ऑक्सीजन को स्टोर करेगा दोबारा। इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। इज दैट क्लियर? तो ये उस टास्क के खत्म होने पर होगा। अब अगर कोई व्यक्ति रेगुलर ऐसी एक्टिविटी करता है, जैसे साइकिलिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसके लिए ये ऑक्सीजन डेप्थ की वैल्यू कम होगी। और कोई व्यक्ति नॉन एथलीट है, अच्छा कई दिनों बाद उसने साइकिलिंग की है, तो उसके लिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत ज़्यादा समय तक तेजी से सांस लेगा। तो ये एक टॉपिक था ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में। तो समझ में आया ऑक्सीजन डेप्थ क्या है, इस कंडीशन का, इस स्थिति का हम 24 घंटों में कई बार सामना करते हैं। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी से एक टॉपिक और डिस्कस कर रहे हूँ, वो है मसल फैटिग्यू। तो एक टॉपिक मैं और यहाँ पर डिस्कस करूँगा, इट इज फैटिग्यू। क्या है समझना। देखो दो बातें थी कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है। वो कब तक कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो देखो सिंपल सी बात है, उसे कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना ऊर्जा के, बिना एनर्जी के वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, सीधी सी बात है। और वो एनर्जी उसे एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब भी ऑक्सीश्वसन होगा तब ही ज्यादा एटीपी या ऊर्जा बनती है। अगर यही श्वसन अनऑक्सी, एनएरोबिक अगर हुआ तो बनने वाली एनर्जी का अमाउंट, एटीपी की मात्रा कम हो जाएगी। जानते हैं ऐसा हम। तो मान लो मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन था, मसल अपना काम कर रही है, और हमने क्या किया कि क्षमता से ज़्यादा काम किया, कि जितनी ऑक्सीजन थी मायोग्लोबिन में तब तक तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती रही। और जब वो ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन फिर भी फिजिकल एक्टिविटी चल रही है, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, फिजिकल जो भी वर्क है वो कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो होगा नहीं, क्योंकि मायोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन थी वो उपयोग में आ चुकी है, यूटिलाइज हो चुकी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, अनऑक्सी श्वसन होगा। और हम जानते हैं अनऑक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल से बाद में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड बना, एटीपी भी कम बनी, और वो लैक्टिक एसिड उन मसल्स में जमा होने लग जाएगा, एक्यूम्यूलेट होने लगेगा।
उसी लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण हमें मसल्स में थकावट महसूस होगी। उसी घटना को क्या कहा गया है? मसल फैटिग्यू। अब उसकी संकुचन क्षमता में कमी आई, थकावट आई, तो ऐसा किस कारण हुआ? या तो ऑक्सीजन की कमी के कारण अनऑक्सी श्वसन हुआ, इसलिए ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मसल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर रहता है और वही ग्लाइकोजन एनर्जी के लिए काम में लिया जाता है, उसी का ऑक्सीकरण किया जाता है। अगर वो सोर्स जो एनर्जी का है, अगर उसकी कमी हो जाए, ग्लाइकोजन अगर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फूड सोर्स की कमी के कारण भी पेशी संकुचन में थकावट या फैटिग्यू महसूस हो सकती है। तो ये दो डिस्कस की फैटिग्यू के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लास्ट अब मैं बात करूंगा रेड मसल्स फाइबर और वाइट मसल्स फाइबर के बारे में। बहुत सिंपल सी बात है कि रेड मसल्स फाइबर जो है वो रेड कलर की है, वाइट मसल फाइबर है वो वाइट कलर की है। तो रीजन क्या? रेड मसल्स फाइबर में खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, वाइट मसल्स फाइबर में कंपेरेटिवली माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर थोड़ा कम है। एक बात हुई, रेड मसल्स फाइबर में ब्लड कैपिलरीज ज्यादा है, वाइट मसल्स फाइबर में ब्लड कैपिलरीज का नंबर कम है, रुधिर केशिकाएं कम है। रेड मसल्स फाइबर में मायोग्लोबिन खूब है, और मायोग्लोबिन हमने अभी डिस्कस किया था यहां पर, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। उसी मायोग्लोबिन के कारण ये रेड कलर की दिखती है, इसलिए क्या नाम है? रेड मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन कम है, इसलिए ये रेड नहीं दिखकर व्हाइट कलर की दिखती है, या फिर येलो क्रीम इस तरह की दिखती है, इसलिए इनको व्हाइट मसल फाइबर नाम दिया गया है। अब जो रेड मसल्स फाइबर है उनमें तो मायोग्लोबिन खूब है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, तो वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगी, धीरे रिलैक्स होगी। जो व्हाइट मसल्स फाइबर है उनमें मायोग्लोबिन स्टोर नहीं है, तो वो तेजी से क्विकली कॉन्ट्रैक्ट होगी और क्विकली रिलैक्स हो जाएगी। तो कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें मसल्स लंबे समय तक अपना काम करें, जैसे मान लो कोई साइकिलिंग की प्रोसेस है, मैराथन की कोई दौड़ है बहुत बड़ी, तो ऐसी कंडीशन में रेड मसल्स फाइबर अपना काम करेंगे। लेकिन कोई शॉर्ट टाइम की इवेंट है, जैसे ट्रिपल जंप की बात करें, इस तरह के समय व्हाइट मसल्स फाइबर अपना काम करते हैं, क्योंकि उस समय जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन थोड़े समय के लिए ज़रूरत है, लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आज हमने ये 3 छोटे छोटे से टॉपिक डिस्कस किए। कल हम मसल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे स्मूथ मसल के बारे में, चिकनी पेशियां जो इनवॉल्यूंटरी प्रकार की, अनैच्छिक प्रकार की होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।